हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय हिंदी का फरवरी असाइनमेंट। स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुँचता रहे। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग माँ परमेश्वरी blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि असाइनमेंट में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? 4 बिंदुओं में समझाकर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए उत्तर है, पहला पॉइंट में लिखेंगे सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी परंतु उसमें राष्ट्र सत्ता और धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, ठप्पो, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एकरूपता द्वारा उसमें अनुशासन देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृत भांड, नावें मिली है। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा मेरा खत किसे कहा गया है? इस कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर है, छोटा मेरा खत कविता में कवि ने कर्म के प्रत्येक चरण को खेती के रूपक में बांधने का प्रयास किया है। इस खेत में भावात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक रचना, विचार तथा अभिव्यक्ति का बीज बोया जाता है जो मूल कल्पना का सहारा लेकर स्वयं विलगित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते जो निरंतर पल्लवित पुष्पित होकर एक पूर्ण कृति का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह रसधारा क्षण भर में होने वाली रोपाई के फल स्वरूप होती है, लेकिन यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली खेती की कटाई के समान होती है। इस साहित्य के अक्षय पात्र का रस कभी खत्म नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर लिखित रूप से प्रकाश डालिए, इसको समझाइए। तो बगुले के पंख कविता सौंदर्य से क्या है? परिपूर्ण है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने चित्रात्मक वर्णन को महत्व दिया है। यह चित्र तथा उनके मन में पड़ने वाले प्रभाव कविता वर्ण विषय बन गया है। वस्तुगत और आत्मगत प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखते हैं। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते दिखाई देता है। कवि को इस दृश्य का सौंदर्य मोहित कर देता है, मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कवि सब कुछ भूलकर इस माया से बंध जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जहाँ कहीं भी मनुष्य बसे होते हैं वहाँ बाद में उनके न रहने पर खंडहर ही बन जाते हैं। मोहनजोदड़ो के लेखक को यह आभास होता है कि शहर के किसी भी मकान की दीवार पर वह पीठ टिकाकर आराम कर सकता है। किसी भी घर की देहरी पर पांव रखकर
शरीर सहम जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्राचीन नगर नियोजन वस्तुतः वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि की जानकारी पर रोशनी डालता है। सड़कों पर वाहन भी चलते रहे होंगे, बसी बसाई बस्तियों की चहल पहल भी होगी। इस प्रकार खंडहरों के आधार पर उनके रहने सहने का ढंग और सोचने के तरीके में कल्पना की जा सकती है। संसार में सभी प्राचीन सभ्यताओं की तुलना इसे श्रेष्ठ बताया है। उसके बाद है, आप किसी पर्यटक स्थल पर भ्रमण के लिए, किंतु वहाँ की अस्वच्छता को देखकर आपका मन खिन्न हो जाता है, उठ जाता है। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, दर्शाते हुए स्थान पर्यटन अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले सेवा में पर्यटन अधिकारी, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। आप किसी भी पर्यटन अधिकारी को लिख सकते हो, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हो, उसके बारे में आप लिख सकते हैं जगदलपुर, छत्तीसगढ़। विषय पर्यटन स्थल पर साफ सफाई हेतु पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि हमारे जगदलपुर का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है तीरथगढ़ जलप्रपात पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कचरा उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को खतरा उत्पन्न हो गया है। वहाँ की पानी में केमिकल यानी कि रसायन, थैले, कूड़ा करकट आदि सामान जो पर्यटकों के द्वारा लाया जाता है उसको खाली उनमें छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है। पिकनिक के समय जो आते हैं और पिकनिक करने के लिए जो वहाँ पर खाना बनाने के लिए जो जलाऊ लकड़ी का प्रयोग करते हैं उनको भी वो खाली छोड़ देते हैं, और जिससे जल को प्रदूषित हो रहा है। उनकी जो राख निकलती है उसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्लास्टिक के बर्तन और थैलों को जल्द से बाहर निकलवाया जाए और उसे एक उचित समुचित व्यवस्था बनाई जाए। उसके लिए ऐसी दोबारा करने वालों पर एक कड़ा कानून बनाएं। आपसे एक आग्रह कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इस विषय पर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करेंगे, इस विषय के बारे में आप इसको ध्यान देंगे और इस जलप्रपात की सुंदरता को बनाए रखकर पर्यावरण को मुक्त करेंगे। ये मुझे विश्वास है आप करेंगे ज़रूर। तो मुझे आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। भवदी, आपका जो भी नाम होगा या फिर इस प्रश्न में जो भी नाम पूछा होगा इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लास 12th का स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग स्पॉट के माध्यम से दिया जाएगा। 3 मार्च से कल से आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज़ों का कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। तो कल से आप डेली मेरे साथ अपडेट रहिए। आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।